हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 4th वीक अक्टूबर 2024 का। 30 सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स इसमें अवेलेबल है और ये एवरी संडे को ये वीडियो रेगुलर रहेगा। ओके, वीकली वीडियो। तो इसके बाद आप नवंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का भी वीडियो देख पाएंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर्स हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले और अदालत के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति से आँख की पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में तराजू है, तो दूसरे हाथ में क्या रखा गया है इसमें? आंसर क्या होगा? आंसर होगा संविधान की किताब। क्या है? संविधान की किताब। तो अब ये नई मूर्ति वहाँ पर लग गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जो पूर्व चीफ जस्टिस थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने ये बदलाव अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो आँख की पट्टी हटा दी गई है, तराजू तो है ही, वो समाज में बराबरी का प्रतीक है। बाएं हाथ में ये तलवार की, पहले तलवार थी जिसकी जगह अब संविधान की पुस्तक रख दी गई है। रंग इसका सफ़ेद ही रखा गया है और जो पहनावा है वो साड़ी, यानी भारतीय जो पहनावा है वो रखा गया। ठीक है, तो ये एक बदलाव देखने को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार ने छद्म और सद्भावना विरोधी गतिविधि की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024 लागू किया, जिसमें थूकने या मानव अपशिष्ट को खाद्य पदार्थों में मिलाने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये फैसला लिया अक्टूबर में और 2 अध्यादेश पारित किए हैं। इन दोनों अध्यादेशों का नाम क्या है? एक तो है छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश। ठीक है, दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। तो ये 2 अध्यादेश जो है ना वो पारित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार का कहना है कि पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हमने ये काम किया है। जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है, चाहे रेस्टोरेंट हो, मिठाई की दुकान हो, चाट वाला हो, कोई भी हो, चाहे ठेले वाला हो, तो उन सब को अपने काम के दौरान पहचान पत्र पहनना आवश्यक होगा। इसके तहत जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। जो भोजनालय हैं, खाद्य प्रतिष्ठान है, वहाँ पर CCTV लगाना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कम से कम 1 महीने तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की और 2 से अधिक बच्चा पैदा या बच्चे वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का पात्र बनाने वाला कानून की योजना के बारे में बताया? मतलब पब्लिक को ये जानकारी दी है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने ही जनसंख्या नियंत्रण पर एक नई बहस शुरू कर दी है। अब नियंत्रण नहीं, जनसंख्या बढ़ाने की बात कह दी है उन्होंने। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। नायडू ने अक्टूबर में कहा कि हम अधिक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहित करेंगे और दंपतियों को अधिक कहेंगे वो अधिक बच्चे पैदा करें। और ख़ास तौर पर ये कहा कि दक्षिण के राज्यों में जो उम्रदराज जो आबादी है वो ज़्यादा है और बच्चों की और युवाओं की संख्या उसकी तुलना में मतलब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे में जनसंख्या में जो असंतुलन हो रहा है, उत्तर में ज़्यादा आबादी है युवाओं की और संख्या भी ज़्यादा है और दक्षिण में आबादी कम है और बुजुर्गों की आबादी यहाँ पर बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या है कि ये दिक्कत होने जा रही है। ओके, देखिए भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.1 है, जबकि आंध्र प्रदेश में ये संख्या 1.6 है। मतलब कि इनका कहना है कि हम पहले से घाटे में हैं, कम बच्चे पैदा होने से आबादी कम होगी, हमारे पास मानव संसाधन कम होगा और साथ में जो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन होना है। आबादी के अनुसार ये सब तय होगा। तो परिसीमन जब होगा, संख्या जब बढ़ेगी संसद में, लोकसभा में, तो ऐसे में क्या होगा? आबादी यहाँ की ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ की कम बढ़ी, तो यहाँ की जो सीटें हैं वो कम बढ़ेंगी और यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में जो उत्तर भारत है, जो पहले से पावरफुल है पॉलिटिकल क्षेत्रों में, ठीक है,
तो वहाँ और ज़्यादा प्रभाव यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ये वीकली है तो थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होगा अगला, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को किस कानून में संशोधन करके बाल सगाई पर प्रतिबंध और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने का सुझाव दिया है? आंसर का इसका बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी PCMA 2006, ठीक है। किन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया और क्या कहा बेंच ने? उसमें CJI भी मौजूद थे उस वक्त के, DY चंद्रचूड़ भी थे। तो अदालत ने ये कहा कि बाल विवाह जो है ना जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है, ठीक है। अब ये होगा तत्कालीन चीफ जस्टिस, क्योंकि वो अब बदल चुके हैं। और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है ये, ठीक है। किसी भी पर्सनल लॉ की परंपरा को बाधित, उसके जरिए बाधित नहीं हो सकता कि हम कह दें कि नहीं पर्सनल लॉ में ये है नियम तो इसलिए बाल विवाह किया जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाबालिगों के रूप में विवाह सभी बच्चों को उनकी पसंद, स्वायत्तता और शिक्षा के अधिकार, लैंगिक अधिकार और बच्चों के विकास के अधिकार से वंचित किया जाता है। जिन लड़कियों की शादी बचपन में ही करा दी जाती है उनके स्वास्थ्य के अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया जाता है। साफ तौर पे उन्होंने अनुच्छेद 21 की बात की है, इससे इसका उल्लंघन होता है और 12 दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ठीक है। और कहा है कि संसद है कि वह बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करके बाल सगाई को पर भी प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करें। देखिए अभी क्या है कि बाल विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक बार विवाह हो गया तो उसको मान्यता मिल जाती है, उसको अवैध नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बाल विवाह को अवैध गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। अब बाल विवाह हो गया तो उसका तलाक भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ तलाक की बात ही नहीं हो, यहाँ तो सीधे अवैध घोषित, मतलब शादी हुई ही नहीं, अमान्य करा दे दिया है। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सुझाव दिया है संसद को कि कानून में बदलाव करें। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी, ठीक है। 17 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, 19वें मुख्यमंत्री वो बने हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब टॉपिक है वायरस बीमारी। उससे पहले इन्फॉर्म करता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ISPCS मेंबरशिप है, इसके अलावा बेसिक मेंबरशिप भी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। हमारा ऐप है शार्प लर्निंग, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ऐप नहीं है शार्प लर्निंग के अलावा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके ज़रिए 2023 से 25 तक का, मतलब अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और जो PDF होते हैं, MCQ होते हैं, वन लाइनर होते हैं, और MCQ नोट्स होता है डिटेल में, मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होता है, सब कुछ मिलते हैं इसमें। और बेसिक में SSC, स्टेट SSC, टीचर, पुलिस, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन के लिए। और एक खास बैच चल रहा है, बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है इसमें। 71st BPSC GS फाउंडेशन बैच है, सेकेंड, पहला तो फुल हो चुका था, सीटें फुल हो गई थी, सेकेंड भी बस फुल होने वाली है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत ही मामूली सा प्राइस रखा गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है शार्प लर्निंग, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है? शार्प लर्निंग। इस कोर्स में क्या है ना, ये 10 महीने पूरा कराया जाएगा, 18 महीने तक वैलिडिटी है, 18 को अब 24 महीने भी कर दिया गया है। लाइव बैच है, हैंड रिटन PDF मिलता है, नोट्स मिलता है, पैनल PDF मिलता है, वीडियो कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड, लाइव भी चलता है, ठीक है। टेस्ट वगैरह मेंस का भी वो भी तैयारी करवाते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था और विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट कवर कराया जाता है, देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य, बीमारी, वायरस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, एक और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ फ्रॉड किस्म के लोग हैं जिन लोगों ने मेरे नाम का व्हाट्सएप अकाउंट बनाया हुआ है, उस पर फ़ोटो मेरा लगा दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो उसमें एक ये भी फ्रॉड की एक चीज़ देखने को मिली है। और कुछ बच्चों के पास फ़ोन गया है कि शार्प लर्निंग ऐप जो है वो, उसका एक और नया ऐप आ गया है दूसरे नाम से, और वो ज्वाइन कर लीजिए, वो डाउनलोड कर लें, ये सब कहा जा रहा है। तो उन फ्रॉडियों से बच जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ वित्तीय फ्रॉड हो जाए। और चूँकि आप एजुकेशन की ओर चल रहे हैं, तो एजुकेशन में अगर गलत जगह आप चले गए, गलत जगह आपने एडमिशन ले लिया, तो वहाँ गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो सतर्क रहिए तो बेहतर रहेंगे आप, ओके।
और जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहाँ कोर्सेज चल रहे हैं। तो अब स्वास्थ्य, बीमारी, वायरस, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेंगे। और क्वेश्चन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, जो दुनिया का ऐसा 44वां देश बन गया, 44th कंट्री बन गया। आंसर का इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है, इजिप्ट। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये 20 अक्टूबर को मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मिस्र चलते हैं, इजिप्ट ये प्यारा भारत है। और अब चलते हैं कहाँ, अफ्रीका की ओर। अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर है, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो एशिया में भी पड़ता है, यहाँ वाला जो हिस्सा है ना वो एशिया में भी पड़ता है, और ये बाकी इजिप्ट ये रहा, ठीक है। तो ये देश है 2024 में ये दूसरा देश है ऐसा जो मलेरिया मुक्त हुआ है। इससे पहले कार्बो वर्डे जो है ना वो इस तरफ है, इधर की ओर है, द्वीपीय देश है, तो वो था जनवरी में उसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, और अब इसे किया गया है। और दुनिया का ये 44वां देश है, अफ्रीका का 5वां देश है इस तरह का जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, ठीक है। मिस्र की बात करें, राजधानी काहिरा है, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी है, मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और ये है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है। आंसर होगा विजया किशोर रहाटकर। क्या है, विजया किशोर रहाटकर, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो इसकी वो 9वीं अध्यक्ष बन गई है, रेखा शर्मा की जगह इन्होंने ली है। ओके, अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया 2024 कौन बनी है, क्या नाम है इनका। तो निकिता पोरवाल, क्या नाम है, निकिता पोरवाल। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, निकिता पोरवाल। तो 16 अक्टूबर की रात को फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं ये, और अब वो मिस वर्ल्ड पेजेंट जो होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस संगठन के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गश्त यानी पेट्रोलिंग की सहमति बनी, और पेट्रोलिंग अब शुरू हो चुकी है। आंसर का ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स प्लस की मीटिंग चल रही थी। ब्रिक्स तो है ही, साथ में ब्रिक्स प्लस भी हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स प्लस नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ब्रिक्स ही कहा जा रहा है। तो इसकी समिट हुई, और इसी के दौरान जो इससे पहले, ठीक पहले ये LAC को लेकर, पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। ओके, तो अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, प्यारा भारत है, और ये प्रॉब्लम थी लद्दाख में। लद्दाख में ख़ासतौर पर कई जगहों पर टेंशन था ये, जैसे दौलत बेग ओल्डी है, देपसांग प्लेन्स है, गलवान घाटी हो गया, हॉट स्प्रिंग है, पेंगोक्से लेक है, और इधर डेम चौक है। तो यहाँ टेंशन चल रहा था। तो अब क्या है कि देपसांग प्लेन्स इस जगह पर और दूसरे डेम चौक पर, तो यहाँ अब तनाव को कम करने की बात हुई है, और दोनों देशों की सेनाएं जो आमने सामने थी अब वो थोड़ा पीछे हट गई है। बफर जोन जो बना हुआ है वहाँ पर पेट्रोलिंग अब हो सकेगा, ठीक है। बाकी जगहों पर बातचीत जो है ना काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखा गया। आंसर कैप्टन अमित भारद्वाज। क्या है, कैप्टन अमित भारद्वाज। ओके, तो करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये नाम बदला गया है वहाँ पर, ठीक है। लद्दाख की बात कर लें, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, BD मिश्रा हैं, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का सौदा किया, तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका। MQ-9B, ठीक है। इसको प्रेडिटर ड्रोन भी कहा जाता है, और थल सेना को 8 ड्रोन मिलेंगे, एयरफोर्स को 8 और नेवी को 15 ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। 31 MQ-9B प्रेडिटर भी कहा जाता है, और इसकी कीमत करीब 32,000 करोड़ रुपए है, और ये ड्रोन 2030 तक मिल पाएंगे। इससे पहले भी ड्रोन ये अमेरिका से खरीदे जा चुके हैं, अब ये इतने नए ड्रोन ये लिए जा रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, और अगला
जो क्वेश्चन है वो इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और थीम क्या थी इस बार की? भविष्य अभी है, द फ्यूचर इज नाउ। ये दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत मंडपम में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा टेस्ट मैच में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा विराट कोहली। उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ठीक है। ये मुकाम उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में ये किया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने ये जीत हासिल की है इस बार। आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। किस भारतीय को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 मिला? आंसर होगा S सोमनाथ। उनको मिला है ये, ठीक है। वो चंद्रयान 3 में जो काम किए गए हैं उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। चंद्रयान 3 की अगर बात करेंगे कब लॉन्च हुआ था, तो पृथ्वी से यानी भारत से लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 की शाम को। अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और प्रश्न होगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गरीब हैं? आंसर को 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। किसने ये रिपोर्ट तैयार की है? तो एक तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और दूसरा है OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसने तैयार किया है। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में यह है कि 110 करोड़ यानी 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं, और इसमें से 40% लोग युद्ध, नाजुकता, कम शांति वाले देशों में रहते हैं। सवाल ये होगा कि बहुआयामी गरीबी क्या होती है? गरीबी तो गरीब हो गए। बहुआयामी गरीबी के कुछ तरीके बताए गए हैं। अधिकांश देश जो है ना उसके लिए मतलब धन को परिभाषित करते हैं, फिर भी गरीब लोग स्वयं को गरीबी के अनुभव को अलग ढंग से करते हैं। तो इसके लिए ये तय है, इसको कहते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और इसमें क्या है ना 12 इंडिकेटर तय किए हुए हैं, ठीक है। 12 संकेतक, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब को लेकर इनमें तमाम चीज़ें, पोषण से लेकर स्कूली शिक्षा, उपस्थिति स्कूल में, रसोई गैस, स्वच्छता, बिजली, आवास, इन सब के। और उसी के आधार पर अगर 1/3 संकेतक अगर खराब है तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति बहुआयामी गरीबी में से जूझ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा यूनाइटेड नेशंस की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा 234 मिलियन लोग यानी 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। कहाँ पर, किस देश में? आंसर को भारत। ये तमगा भारत को मिला है। बड़े शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी के लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। देखिए भारत, उसके बाद फिर पाकिस्तान का स्थान है, फिर इथियोपिया, नाइजीरिया, कंगो, मतलब हम किसके सामने हैं मौजूद, आप देखिए ना। अब गरीबी का तो अंदाज़ा इसी के से लगाया जा सकता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा हो तो उसकी हालत क्या होगी, उस नौबत क्यों पहुंची है हमारी। अच्छी बात है कि हम गरीबों को भोजन दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए कि क्या हालत बना रखी है इस देश की, बर्बाद कर दिया है देश को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा खगोलीय घटना सुपर मून के दौरान 17 अक्टूबर 2024 को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? आंसर होगा 14%, ठीक है। 14% बड़ा दिखाई दिया, ओके। 17 अक्टूबर को ये सुपर मून दिखाई दिया। सुपर मून क्या होता है? चांद जो है ना थोड़ा करीब आ जाता है, चक्कर लगाता रहता है, लेकिन दूरी से जब सबसे कम हो जाती है ना तो उस दौरान जो है वो सुपर मून होता है, खगोलीय घटना, ठीक है। 2 तरीके का होता है, एक परेजी होता है और एक अपोजी होता है। परेजी में क्या होता है कि नज़दीक आ जाता है, अपोजी में दूर
चांद रहता है तो जो चक्कर काटता रहता है, कभी करीब करीब कभी दूर, तो ये स्थिति होती है सुपर मून में। ये होता है कि जब करीब आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासा ने किस ग्रह के चांद यूरोपा में जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया है? आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति का, ठीक है। देखिए क्या है कि पृथ्वी से परे महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए ये वहाँ पर अंतरिक्ष यान भेजा गया है। वहाँ पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए तो यूरोपा जो है ना चांद है, वहाँ पर ये तलाशा जाएगा। तो वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ है और ये माना जाता है कि शायद उसके नीचे जो पानी है वहाँ जीवन हो सकता है। जीवन मनुष्य की तरह नहीं हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है कुछ और चीज़ें हों, कुछ खास जीव रहते हों वहाँ। इन सब की संभावना तलाशने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए रहस्य है, जीवन तो कहीं मिले। एक पृथ्वी है जहाँ हम देखते हैं कि जीवन है, ठीक है। उसके अलावा अभी तक जीवन के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कहीं भी। संभावना जताई जाती रही है, तो उसी में संभावना यहाँ भी है कि यूरोपा जो है बृहस्पति का चांद, वहाँ पर हो सकता है। ओके, कुछ और जगहों पर भी संभावना है कि वहाँ जीवन हो सकता है। ओके, तो ये मुद्दा है। अरुण ग्रह जो है यूरेनस, वहाँ भी पता चला है कि वहाँ भी हो सकता है कि जीवन हो वहाँ के समुद्र में, तो वो उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। आगे बढ़ते और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, जिनेवा में अंतर संसदीय संघ यानी IPU की 149th सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर क्या होगा? ओम बिरला। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ये आयोजन किया गया था। और थीम थी इसकी, अंतर संसदीय संघ की जो थीम थी, ये विषय था अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना। ये थी इस बार की थीम और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ITU WTSA यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो उसकी और साथ में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो उसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा दिल्ली में। ये दिल्ली में ये आयोजन किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर 2024 में किन 3 अफ्रीकी देशों की उन्होंने आधिकारिक यात्रा की? आंसर होगा अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी। तीन देशों की उन्होंने आधिकारिक यात्रा की है, ठीक है। और इन तीनों देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। तो वहाँ चलते हैं, देख लेते हैं। ये प्यारा भारत है और ये है अफ्रीका। तो 3 अफ्रीकी देश हैं, इसमें अल्जीरिया ये रहा रेड कलर में, और ये है मॉरिटानिया, और यहाँ पर देखेंगे हम ये वाला जो है वो मालावी है। मालावी तो लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है। यहाँ की यात्रा की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला होगा कि किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी? आंसर होगा अल्जीरिया में दिया गया है। ओके, तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, शहीद इहादा देन अब्देल हाफिद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अल्जीरिया जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि वहाँ से भी भारत जो है ना वो तेल और गैस आयात करता है। देखिए अल्जीरिया के पास वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है और दुनिया का 4था सबसे बड़ा वो गैस निर्यातक भी है, ठीक है। तेल उसके पास बड़ी मात्रा में है, तेल भंडार उसके पास, ठीक है। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो अल्जीरियस है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन समझौतों पर सिग्नेचर हुए?
आंसर का उपरोक्त सभी यानी राजनयिकों के प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट और विदेश कार्यालय परामर्श, मतलब 4 हो गया, 1 2 ये 3 है और ये 4, ठीक है। तो 4 तरह के ये तय हुआ, ओके, एग्रीमेंट हुए हैं। और मॉरिटानिया में ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। मॉरिटानिया की राजधानी है नोवाकशॉट, क्या है नोवाकशॉट, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलद गजौनी, ये हैं राष्ट्रपति वहाँ के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश को वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार की मशीनें भेंट की। आंसर का मालावी, ठीक है, मालावी को उन्होंने ये सौगात दी है। और इस मालावी को क्या कहा जाता है, वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में आया है ये टॉपिक, तो इसलिए ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत और मालावी के बीच में समझौते भी हुए, 4 समझौते हुए, कला संस्कृति, युवा मामले, खेल और फार्मास्यूटिकल, इसमें ये एग्रीमेंट भी किया गया है, ठीक है। तो मालावी जो है ना वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, मैंने मैप में दिखाया था इससे पहले वाले में। और वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। राजधानी लिलोंगवे, क्या है लिलोंगवे, और राष्ट्रपति वहाँ के लजारस चकवेरा ये है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका के चाय बागानों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान यानी ग्रांट को दोगुना करके कितना कर दिया है। आंसर का 17.23 करोड़ रुपए, ठीक है। फंड का मकसद ये है कि श्रीलंका में जो बागान क्षेत्र में जो भारतीय कम्युनिटी के, मतलब भारतीय मूल के कहिए कम्युनिटी का, भारतीय मूल के जो तमिल कम्युनिटी है ना, खासतौर पे इधर वाले इलाके में है, ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, ये काम किया जा रहा है वहाँ। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके, और वहाँ पर संसदीय चुनाव भी हुए हैं, तो प्रधानमंत्री तो हरिनी अमरसूरिया हैं, तो शायद यही कंटिन्यू रहें, ठीक है। जो भी अपडेट होगा आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट निष्कासित कर दिए अक्टूबर में। आंसर का कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कनाडा की ओर से जो है ना कई सारे आरोप लगाए, तथ्यहीन आरोप लगाए थे, उसी के बाद ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवार, तो उसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार डाला। आंसर का हमास, ओके, ये रहा फोटोग्राफ इसका, ठीक है। इजराइल ने गजा में एक अभियान के दौरान ये बदला लिया, जो हमास ने हमला किया था 2023 में 7 अक्टूबर को, उसका हमला लिया। हमास का जो चीफ था, मतलब इससे पहले तो चीफ कोई और था, उसको मारा गया, उसके बाद फिर और दूसरा बना, उसको मार दिया गया, फिर ये तीसरा बना था, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को, और थीम क्या है, सुनने की शक्ति, द पावर ऑफ लिसनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। कौन कौन से देश, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। हिम तेंदुए जो होते हैं ना, वो ऊंची पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में 18,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर वो रहते हैं। और हिम तेंदुआ भारत में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन, मोल डे, तिल दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा 23 अक्टूबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक कब आयोजित किया गया, तो 19 से 25 अक्टूबर तक ये किया गया, और 19 अक्टूबर को इसका शुभारंभ प्राइम नरेंद्र मोदी ने किया था। ये क्या है मिशन कर्मयोगी, ये भी सवाल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसका मकसद ये है सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को डेवलप करने की नई दिशा देना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ताकि जो भी सिविल सर्वेंट हैं
जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो नई चीज़ों के प्रति जागरूक रहें, लोकाचार को लेकर जागरूक रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अक्टूबर को, इंटरनेशनल शेफ डे। और थीम क्या है? महान शेफ का विकास। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। और थीम क्या है? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। तो ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अक्टूबर को। मान्यता ये है कि इसी दिन, मतलब इस दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी NSG राइजिंग डे? आंसर होगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये स्थापना जो हुई थी ना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इसको बनाया गया था, उसी के बाद बनाया गया था। ठीक है, उसी समय। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली 4th वीक का। और ये देखते जाइए, ISPCS करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है ताकि आप तैयारी करंट अफेयर्स की शानदार ढंग से कर सकें ISPCS एग्जामिनेशन में, चाहे UPPSC हो, UPSC हो, BPSC हो या दूसरे एग्जामिनेशन। ठीक है, और बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो करंट अफेयर्स की, ये सारी तैयारी शानदार हो जाएगी, SSC, रेलवे, टीचर, इन सब के लेवल का। तो ओके, और इसका PDF भी अवेलेबल है, मेंबरशिप जिन लोगों ने लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और 71st BPSC का GS बैच है, शानदार ढंग से चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, PDF जिन लोगों ने मतलब मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है वो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय।